जी पहला क्वेश्चन, द वर्ड इकोनॉमिक्स वाज derived from two words dash and dash। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ग्रीक वर्ड है, इन दो वर्ड से मिलाकर ये बना हुआ है इकोनॉमिक्स वर्ड। ये तो नाम अलग करना है आपको चीज। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी हु कॉइन्ड द टर्म, किसने जी बनाई है ये टर्म्स, मैक्रो माइक्रो, डी ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट वाले बात में मैं रुक जाऊंगा, नाम अलग करना आपको। थर्ड क्वेश्चन, which of the following topic is not covered under microeconomics। माइक्रो का मतलब अगेन सर जो छोटे लेवल पर एक पर्टिकुलर कंपनी का, पर्टिकुलर कस्टमर का, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उसी पे चर्चा होती है। जैसे माइक्रो पूरे कंट्री लेवल, बड़े लेवल पर होती है। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग, एक वर्ड की प्राइसिंग होगी। फैक्टर प्राइसिंग, उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर जो फैक्टर्स हैं, मटेरियल या लेबर, उस फैक्टर की प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना कैसे हमने सामान कस्टमर्स को। तो और वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर हम पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, पूरी इकोनॉमी के लिए करते हैं। तो ये डी वाला है, ये मैक्रो के लिए होगा। आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी के बराबर में मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर डी के ब्रैकेट में मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो का जो है दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी है जी प्राइस थ्योरी, कॉमा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। प्राइस थ्योरी बेसिकली पर्टिकुलर आइटम की प्राइस के लिए बात करते हैं, तो माइक्रो वाला हो गया। इनकम एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करते हैं, तो मैक्रो वाला हो गया। इसका दूसरा नाम है अदर नेम। फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। चूज द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन फॉर ईच ऑफ देम। नॉर्मेटिव के लिए एंड और पॉजिटिव के लिए। सर नॉर्मेटिव लिए है सब क्या, नॉर्मेटिव इन साइंस। हाँ जी, पॉजिटिव उल्टा। हां, ऑप्शन नंबर ए जी, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सही बात लिखिए जी। सेकंड, मिनिमम वेज लॉ इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट। ये बताओ सही लिखा है लिखा। मिनिमम वेज लॉ का मतलब क्या हुआ सर, कि गवर्नमेंट ये फिक्स कर दे कि आप इससे कम सैलरी नहीं दे सकते। मिनिमम इससे कम सैलरी नहीं दे सकते, दिस इज मिनिमम वेज लॉ। इट इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट, इससे जॉब नहीं मिलेगी लोगों को। सही है गलत है बताइए। सर गलत। सही है सर। सर सही है। सही कैसे है, देखो अब इसको सोचो ना एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई मैं एम्प्लॉयर, तो मान लीजिए मेरे को सपोज 50 रुपए 100 रुपए पर डे में भी लोग काम करने के लिए मिल रहा है, तो मैं आराम से इजीली काम करवाऊंगा। जो सस्ती कॉस्ट पड़ रही है और आगे सामान मैं बना करके बेचूंगा, कम मार्जिन होगा। अब गवर्नमेंट रूल बना दिया कि 500 रुपए पर डे से कम में आप किसी को पैसे नहीं दोगे, मिनिमम इतनी सैलरी होगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने ये नॉर्म्स रख दिया। अब इतनी ज़्यादा सैलरी दे दूंगा अगर मैं, तो मुझे को कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगी, मेरा प्रोडक्ट इतना नहीं बिक पाएगा सही रेट में, तो मैं एम्प्लॉइज कम रखूँगा। एम्प्लॉइज कम रखूँगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा है, टीचिंग लाइन में गवर्नमेंट रूल बना रखे हैं कि आप इससे कम सैलरी नहीं दे सकते स्कूल में टीचर को। इसलिए हो क्या रहा है, टीचर कम रखे जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इंटरव्यू के टाइम टीचर को बोल दिया जाता है कि भैया गवर्नमेंट के हिसाब से आपकी सैलरी 50,000 है, लेकिन हम लोग 20,000 देंगे। एग्री हो तो बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो एग्री हो जाते हैं। अब हर महीने होता क्या है कि टीचर को 50,000 का चेक दिया जाता है और उनसे 30,000 कैश लिया जाता है। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं ऑन रिकॉर्ड्स, और स्कूल वालों की जो प्रॉफिट निकाला जाएगा उनका फायदा हो रहा है, क्योंकि उनका खर्चा ज़्यादा दिख रहा है, 50,000 का खर्चा दिख रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम जाएगा, उनका ये भी फायदा हो रहा है। तो सर वो टैक्स कौन भरेगा फिर? मैं टीचर की इनकम एक साल के साथ 6 लाख हो गई, तो टैक्स स्कूल वाले देंगे? नहीं, टैक्स की जिम्मेदारी तो उसके टीचर की है। सर टीचर ने कंप्लेंट कर दी कि गवर्नमेंट ऑफिस में एप्लीकेशन डाल दी, उससे स्कूल पे एक्शन नहीं लिया जा सकता है? ये प्रूव करना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन डाल दी। भाई बात बताओ, मतलब मैं किसी वजह से कोई, मान लीजिए कोई टीचर है वो लेट आया और डांट दिया प्रिंसिपल ने, और वो कंप्लेन कर दे कि भाई ये तो मुझे सैलरी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो हम कंप्लेन कर सकते हैं ना, तो प्रूफ तो करना पड़ेगा। सर तो रीजन बता देंगे ना कि भाई इन्होंने हमारी सैलरी किस तरह रखी है, हमें 50,000 चेक काट क्या के। प्रूफ है बता।
तो उसकी वीडियो बना लीजिए ना कि ऐसे ऐसे तो ये काम करो, बिल्कुल सही हो सकता है, पॉसिबल है, वीडियो काम बिल्कुल पॉसिबल है। इंडिया शुड स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस। देखो डिफेंस का जो पैसा है उससे अर्निंग 1 रुपये नहीं होती, ठीक बात है, तो सेफ्टी के लिए खर्च कर रहे हैं। मतलब आप अपने बिजनेस के अंदर एक और फ्लो डाल देते हो तो आपका काम बढ़ेगा, एक मशीन लगा लेते हो आपका काम बढ़ेगा, लेकिन आप सीसीटीवी कैमरा और लगा लेते हो, एक्स्ट्रा कर लेते हो, उससे इनकम थोड़ी ना बढ़ेगी, तो सेफ्टी के लिए बस। ऐसे डिफेंस पे जो पैसा खर्च होता है वो सेफ्टी के लिए है बस, उससे अर्निंग कुछ नहीं बढ़ती। उस पे इंश्योरेंस किस में आएगा, सेफ्टी में आएगा इंश्योरेंस। प्राइसेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, इंडिया में प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला होगा सिर्फ वो होगा नॉर्मेटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, बाकी सब पॉजिटिव है। तो क्या कोड लैंग्वेज थी, नॉर्मेटिव के लिए एन और पॉजिटिव के लिए पी। पहले वाला ऑप्शन हो गया सर, है ना, पॉजिटिव पहले वाला, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड नॉर्मेटिव और फोर्थ पॉजिटिव। क्वेश्चन 6 पर आ गई कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा मेन जड़ क्या है, वजह क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने की? स्कार्सिटी ऑफ हाँ जी, रिसोर्सेज बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है। देखो रीजन सारे ही हैं कि अनलिमिटेड वांट्स है, ऑल्टरनेट यूजेस हैं, रिसोर्सेज कम हैं, चॉइस करने की प्रॉब्लम, सब कुछ है। जो मेन रूट है वो स्कैर्सिटी रिसोर्स, तो सी ना हो तो बाकी सब भी ना हो। 7 व्हाट ऑल इज कवर्ड अंडर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज हम, किसके लिए बनाना, क्या बनाना, ये सब। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है जी, व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। गुड्स बनाने कौन से हैं और कितने। बी ऑप्शन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाने हैं, मतलब कि कैपिटल दो ध्यान है, दो टाइप इसके अंदर, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। क्या था दोनों में सर? कैपिटल में सर मतलब मशीन होती है, लेबर में बस लेबर ज्यादा होते हैं। हाँ, कैपिटल इंटेंसिव में हम ज्यादा पैसा लेटेस्ट मशीनरी पे खर्च करते हैं, कम पैसा लेबर पे खर्च करते हैं। लेबर इंटेंसिव में हम ज्यादा पैसा लेबर पे खर्च करते हैं, कम पैसा मशीनरी पे खर्च करते हैं। डिपेंड करता है सर जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें लेबर सस्ती है कि नहीं। अगर लेबर सस्ती है तो मशीनरी सस्ती खरीदेंगे ताकि लेबर ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए, लेबर सस्ती पड़ती है। और लेबर में मतलब अगर चाइना में अगर काम हो रहा है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा, यूएस में अगर काम हो रहा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगा। पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड और के ऊपर डिपेंड करता है। सर इंडिया में कौन सा मेथड यूज होता है सबसे ज्यादा इंडिया में? इंडिया में तो मिक्स है, क्योंकि कुछ एरिया इंडिया में बटा हुआ है ना, कुछ एरिया जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब सस्ते लेबर बहुत अवेलेबल है, थोड़ा ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है वो वाला एरिया, वहाँ पे लेबर बहुत इजी सस्ती अवेलेबल है, तो वहाँ पर कैपिटल लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मशीन सस्ती लगा लेबर आसानी से मिल रही। सी ऑप्शन फॉर रूम टू प्रोड्यूस हमारे कस्टमर्स कौन है, तो डी ऑप्शन आ गया सर, सारे के सारे हम सारी ही चीज़ें कवर हैं इसके अंदर। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी कमी है जी माइक्रो की बुराई करनी। पहला, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है, तो एडवांटेज हुआ है, तो इसमें लिमिटेशन, तो ए ऑप्शन का आंसर नहीं है। सर एक बार क्वेश्चन नहीं आया, गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है कोई, ये बताया सर लेक्चर मैक्रो कैसे करती है? वो तो सिर्फ माइक्रो माइक्रो कैसे करती है? स्टैट्स तो कर ली है, स्टैट में तो सब वो होता है प्रेजेंटेशन। माइक्रो को ही ऐड करके मैक्रो बनता है, ये तो सीखा था मैंने मैक्रो। इंडिविजुअल इनकम को भाई मुझे मतलब पूरे स्कूल का रिजल्ट जानना है, तो ये मैक्रो लेवल पर होगा, किसी बच्चे का मार्क्स नहीं जानना, लेकिन मैक्रो कैसे जानोगे, हर एक बच्चे के मार्क्स को जोड़ोगे, उसका एवरेज करो, तभी मैक्रो बनेगा। बी पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो तो एक पर्टिकुलर लेवल पर होता है, पूरी कंट्री का वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगी, तो ये कमी है, बुराई है। सी पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी, अदर प्रॉब्लम्स। ये भी मैक्रो बताता है, माइक्रो नहीं, तो ये दोनों कमियां हैं, ये डी ऑप्शन लिखा है, बी एंड सी बोथ। 9th पर आ गए हैं, which of the following is a correct example of a statement containing both positive and normative economics। दोनों के दोनों कंटेन हो, एक ही पॉइंट के अंदर बताना है एग्जांपल। पहला, गवर्नमेंट शुड स्टॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स। मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, मतलब फार्मर्स को बोला हुआ है कि आप मार्केट में जाकर के बेचो अपने जो अनाज है, गेहूं है, सब्जियां हैं, तो आपको कोई बंदिश नहीं है, पूरी आज़ादी है, लेकिन मार्केट में नहीं बिक पा रहा हो आपका अगर, तो हम मिनिमम प्राइस पे तो ले लेंगे, दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
इंडिया शुड स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस इन्वायरमेंट, वाला एग्जांपल हमने पढ़ा था हमने। सी पॉइंट, इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, द गवर्नमेंट शुड मेक इट डेवलप्ड थ्रू करेक्ट प्लानिंग। डेवलपिंग है और हमें डेवलप, इसको डेवलप करना है, मतलब डेवलपिंग मतलब एक कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया ना डेवलपिंग, और डेवलप करना मतलब फ्यूचर टेंस की बात करें। दो बातें हो गई इसके अंदर। डी ऑप्शन, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल, ये एक बात। तो पॉइंट नंबर सी है, इसके अंदर दोनों बातें हो रही हैं, तो सी ऑप्शन आंसर है। 10th पर आ गई, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी बात सही है? तीन गलत है, एक सही है। अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन व्हिच वुड मैक्सिमाइज आउटपुट और मिनिमाइज कॉस्ट शुड बी यूज्ड। सही था, गलत लिखा? कि ऐसी टेक्निक लगाए जाएं इससे हमारा आउटपुट जो है मैक्स से मैक्स बने, या कहो इनपुट कम से कम, कॉस्ट कम से कम लगे। सही लिखा है। आप इनपुट क्या है? इनपुट मतलब जो हम पैसा लगा रहे हैं, लागत, आउटपुट जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है। बी ऑप्शन, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, गलत लिखा है, अनलिमिटेड होना चाहिए। रिसोर्स आर अबंडेंट, खत्म हो गए, हट गए, तो ऐसा कुछ नहीं, खत्म ही नहीं हुआ हमारे, अनलिमिटेड है। सॉरी, मतलब लिमिटेड है, मतलब मतलब ये कि हमारे पास नहीं है, मतलब जीरो है, एक समय में सारे नहीं है। रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेट यूज, गलत है जी। अगर अल्टरनेट यूज नहीं होगा तो भी कोई इशू नहीं है, मतलब 10th क्लास से आप 10 से फिरते, कोई कोर्स चूज करने का सिस्टम नहीं। 11 से तो अल्टरनेटिव्स है ना, ये स्ट्रीम चूज करनी। 11th पर आ गए जी। एट मैक्रो लेवल द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक इज द वन व्हिच यूजेस, बताइए सबसे बेस्ट वाली टेक्निक कौन सी है? पहला है जी, मोस्ट क्वांटिटी ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, लीस्ट क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, लीस्ट क्वांटिटी ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। तो देखिए, मतलब सीधी बात कि भाई आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैरिज हो रही है घर के अंदर, तो जो मतलब लिमिटेड सबसे कम पैसा लगा करके बेस्ट से बेस्ट शादी हो जाए तो वो बेस्ट है। इसी ऑप्शन कह रहा है, ये ऑप्शन कह रहा नहीं मैक्स से मैक्स पैसा लगा कर मैक्स से मैक्स बढ़िया शादी तो बढ़िया। तो सी वाला ऑप्शन बढ़िया होगा कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो लीस्ट लगे, क्योंकि वो स्कैर्स हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो गया सर। 12th पे आ गए जी। हाउ डज रॉबिन्स डिफाइन इकोनॉमिक्स? उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्कैर्सिटी। हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली यही पढ़ते हैं कि हमारे पास कमियां हैं, रिसोर्सेज कम हैं, इसलिए हमें माइंड लगाना है। 13, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर ढूंढ के बताना है। लैंड, जगह जिस पर काम करेंगे, लेबर जो काम करेगी, कैपिटल जो पैसा लगाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि जो ओनर है, जो चलाने वाला बिजनेस है, ओनर वो हो गया। 4 चीजें हो गई, सही है, बी ऑप्शन आंसर आ गया इसका। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनरशिप होनी चाहिए उसके पास, सबसे पहले मालिक होना चाहिए पैसा लगाने वाला, पैसा होना चाहिए लगाने के लिए, लेबर होनी चाहिए काम करने के लिए, और जगह होनी चाहिए काम करने के लिए। 4 चीजें होनी चाहिए। 14 पर आ गई जी। इट टेक्स रोहन 30 minutes to do an economics assignment and 1 hour to do a finance assignment. What is the opportunity cost of doing 2 economics assignment? इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट 30 मिनट्स में हो जाता है, फाइनेंस का असाइनमेंट 1 घंटा लग जाता है। तो अगर हम 2 इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट कर रहे हैं, इतने टाइम में हम कितना असाइनमेंट कर सकते हैं? फाइनेंस वाला एक कर सकते हैं बस, वही हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं सर? हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो कोई और काम कर सकते थे बट वो नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमारी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अगर जॉब मिल रही थी फिर भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो जॉब की सैलरी आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 1 फाइनेंस असाइनमेंट, ये आंसर हो गया जी। 15, what is the closest example of a centrally planned economy? यहाँ पर मतलब सारी इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड है, देखिए कैसे सारा रूट सिस्टम चलता है, स्टेट लेवल पे ज़्यादा नहीं छोड़ रखा। सी ऑप्शन है, सारी गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रली प्लान्ड है, मतलब स्टेट वाइज सिस्टम। जैसा भी क्या है कि हर स्टेट को जैसे छूट है, कोई क्या सिस्टम अडॉप्ट कर ले, अपने यहाँ कुछ और रूल बना ले, तो ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पर, सेंट्रलाइज्ड प्लान है। 16 पर आ गए जी। Economists like Adam Smith follow which school of economics? Really positive
वाला फॉलो करते हैं। 17th, according to Samuelson, there are 3 fundamental and interdependent problems in an economic organization. तो 3 प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए? What to produce, how to produce and for whom to produce. 18th, स्टूडेंट के पास 2 घंटे हैं, या तो पढ़ाई कर ले या फिल्म देख ले। तो अगर वो पढ़ाई करता है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मूवी देखना। मूवी देखना। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? सर बी। बी ऑप्शन, कितना आसान। 19th, which of the following is not an example of macro? मैक्रो का एग्जांपल नहीं है। मैक्रो मतलब जो कंट्री लेवल पर है, माइक्रो जो इंडिविजुअल लेवल पर है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि इंडिविजुअल इनकम, एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो माइक्रो का एग्जांपल हुआ, मैक्रो का नहीं। डी आंसर है। 20, which of the following are the kinds of economic resources? नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सुनने में आ रहा है कोयला बहुत कम हो रहा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, लिमिटेड है। कैपिटल रिसोर्सेज पैसा लगाना है। ह्यूमन रिसोर्सेज अगेन जो लोग काम करने वाले हैं वो भी लिमिटेड है, सारे ही। ट्वेंटी वन में था मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। ट्राई कीजिए खुद से एक बार। इसमें मैच द फॉलोइंग नहीं करना, करेक्ट पेयर ढूंढना है। क्वेश्चन किसी बड़े पे क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एग्जांपल एंड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग नहीं करना, मतलब फर्स्ट कॉलम में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है और कॉलम 2 में उसका नाम लिखा हुआ है, तो कौन सा नाम सही है कौन सा गलत है ये ढूंढना है। सर सी। ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है सर अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये कंट्री की होती है सर, ये माइक्रो नहीं है। प्राइस बिहेवियर एक प्रोडक्ट का होता है, ये मैक्रो नहीं है। गवर्नमेंट अगर हेल्थ केयर के लिए पॉलिसी ला रही है तो ये पॉजिटिव है, ये नॉर्मेटिव नहीं है। पहला सर अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की ये जरूरत है, अभी नहीं है, मतलब अभी एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये नॉर्मेटिव है। पहला ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। 22 में सेम काम करना है कि करेक्ट पेयर ढूंढना है आपको। बताइए कौन सा सही लग रहा है? सर मोनोपोलिस्टिक मींस क्या होता है? मोनोपोली मार्केट वो होती है जहां पर सिंगल सेलर होता है, कई सारे बायर होते हैं। होलसेलर नहीं, मतलब ऐसी मार्केट जहां पे ना सेलर एक ही हो, कोई ऐसा काम भी, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो रहेगी बाकी सब बढ़ गए, तो मोनोपोली हो जाए। ऑप्शन नंबर डी सर सप्लाई ऑफ मनी, तो मनी सप्लाई कितनी आ रही है घंटे कैसे आ रही है, मैक्रो के लेवल पर है, माइक्रो लेवल पर नहीं होता। 23 पर आगे सेम काम करना है। एग्रीगेट सेक्टर, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? पूरे कंट्री की डिमांड, हर आइटम की डिमांड को ऐड करके एग्रीगेट डिमांड माइक्रो लेवल पर। 23 ढूंढेंगे करेक्ट पेयर। सर सी। हाँ जी, डिमांड कर्व अगर शिफ्ट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर आइटम का डिमांड शिफ्ट हो रही है, तो ये माइक्रो लेवल पर होती है, मैक्रो लेवल पर नहीं। असर्शन रीजंस पे आते हैं जी पहले क्वेश्चन।
चार वर्ड पढ़ लीजिए अच्छे से। चारों में क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे रखे हैं स्टार्टिंग में, वो सारे क्वेश्चंस के लिए कॉमन है, ध्यान रहेगा। पहला ऑप्शन क्या कहता है, असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कहता है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन वो रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। सी ऑप्शन कह रहा है असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। डी ऑप्शन उल्टा, असर्शन फॉल्स है, रीजन सही। ढूंढना है करेक्ट कौन सा है। इथिकल एंगल क्या होता है? हाँ जी, इथिकल एंगल रीजन में लिखा है। मतलब एथिकली, ना मतलब एथिक्स कहते हैं कि ये होना चाहिए, एथिक्स को कैसे बोलोगे ना, एथिक्स से बना हुआ है एथिकल। सेक्शन एक्सप्लेन करें आप असर्शन सेक्शन। सर वो हमने 3 किलो एप्पल खरीदे, वो सस्ते थे, ये क्वालिटी नॉर्मेटिव है कि नहीं है, क्यों, बच्चों के लिए तो सिंपल स्टेट में कि सस्ते थे। रीजन बताएं आप, आरुष एक्सप्लेन करें रीजन। सर जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो रियल इकोनॉमिक इवेंट्स को दर्शाता है, और जो है इसको दर्शाता है, और जो एंगल्स है वो ओम एक्सप्लेन करें रीजन। रीजन कह रहा है सर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एथिक्स की बात कर रहा है कि ये चीज होनी चाहिए, शुड, ये चीज होनी चाहिए, इसकी बात कर रहा है नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो असर्शन है उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई एप्पल खरीदने सस्ते हैं, तो उसमें कोई एथिक्स वाली बात नहीं है, तो इसमें असर्शन गलत हो गया और रीजन सही है, तो डी ऑप्शन आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, the determination of price in a perfect competition market is a study of microeconomics। तो पर्टिकुलर आइटम का प्राइस क्या होगा ये तो माइक्रो ही डिसाइड करेगा, मैक्रो नहीं, तो इसलिए असर्शन सही है। रीजन, डिटरमिनेशन ऑफ अ प्राइस ओनली अफेक्ट्स द इंडिविजुअल मार्केट एंड नॉट द इकोनॉमी एज अ होल। तो प्राइस डिटरमाइन करना इंडिविजुअल मार्केट को इफेक्ट करता है, पूरी इकोनॉमी को नहीं, ये बात सही लिखी हुई है सर। एक पर्टिकुलर आइटम की अगर प्राइस की बात करेंगे, दोनों बातें सही हैं सर, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी तो माइक्रो लेवल पर होती है, फॉल्स हो गया। और अगर असर्शन फॉल्स हो जाए तो इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डी ऑप्शन आंसर, क्योंकि असर्शन फॉल्स डी ऑप्शन के अंदर है। क्वेश्चन बोर्ड पर आ गए। Assertion, a fall in the price of a good leads to a rise in its quantity demanded is an example of positive economics। बताइए तो अगर प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है तो यही होता है, क्योंकि प्राइस की वजह से अगर डिमांड चेंज होती है इसको क्वांटिटी डिमांडेड ही कहते हैं, डिमांड क्वांटिटी नहीं कहते, डिमांड ऑफ क्वांटिटी। रीजन, वी एनालाइज ह्यूमन डिसीजंस एज ट्रुथ्स that can be validated using actual data in positive economics। एक्चुअल इकोनॉमिक्स में हमें ये चीज दिखती है कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा, कोई चीज महंगी होगी तो लोग कम खरीदेंगे, इन जनरल आम आइटम्स के साथ यही होता है। रीजन उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है सर, इस ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड
विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि जो चीज शुड वाली चीज, एथिक्स वाली चीज है, उसको हम एग्जैक्ट पैरामीटर से नहीं मेजर कर सकते। पॉजिटिव साइंस इज बेस्ड ऑन एथिक्स, एथिक्स वाली तो नॉर्मेटिव वाली होती है। तो रीजन फॉल्स हो गया, तो रीजन फॉल्स सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन करेंगे, सी ऑप्शन आंसर आ गया। 6. An economy is classified into market and planned economy. सही है सर। There are 4 factors production पढ़े थे हमने भी, land, labor, capital, entrepreneurship। 4 फैक्टर पढ़े थे हमने क्वेश्चन में भी। दोनों बातें सही है, लेकिन दोनों बातें अलग-अलग बातें कह रही हैं। दोनों मतलब रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, इसलिए बी ऑप्शन आंसर आ गया सर। ये असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन। 7. असर्शन रिसोर्सेज स्कैरसिटी इज अ रिलेटिव टर्म, मतलब किसी ना किसी आइटम से रिलेट कर रही है स्कैरसिटी, अगर किसी की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर रिसोर्सेज, डिमांड के हिसाब से रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, ये बात मुझे लिखी है और उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन आंसर है। 8. अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन व्हिच वुड मैक्सिमाइज आउटपुट, आउटपुट बढ़ जाए और मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट कम हो जाए, शुड बी यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस कैसे करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, वैसे टेक्निक से मैक्सिमम आउटपुट निकले और मिनिमम से कॉस्ट निकले, सही लिखा है। एबिलिटी और कैपेसिटी और परचेजिंग पावर ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन देयर इनकम, ये बात भी सही लिखी है। दोनों बातें सही है, लेकिन एक राइट है तो एक लेफ्ट है, दोनों आपस में रिलेट नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ये असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। 9th क्वेश्चन असर्शन, Microeconomics aims at optimal allocation of resources. ऑप्टिमल मतलब क्या होता है? सही मतलब सोर्स हमें एलोकेट करने बांटने से, रेडी को सैलरी मिलती है उनको, मतलब उनको उनका काम है कि ऑप्टिमल तरीके से बांटना, कितना हमें फिक्स खर्चों में रखना है, कितना कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है, कितना एंटरटेनमेंट के लिए रखना है, तो ऑप्टिमल यूज क्या होना चाहिए। मैक्रो रीजन में लिखा हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्स एट डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, कंट्री लेवल पर बिल्कुल सही लिखा है, दोनों बातें सही लिखी हैं, लेकिन आपस में रिलेट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। 10. Anand has 16 rupees. With this, he can buy ice cream or his favorite chocolate. He buys his favorite chocolate for 16 rupees. The opportunity cost of buying the chocolate is an ice cream. सही लिखा है जी बात। दो में से एक ही चीज ले सकते हैं, अगर एक चीज खरीद ली तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरी वाली चीज। रीजन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप। नहीं लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, सही लिखा हुआ है, दोनों आपस में रिलेटेड हैं, एक ही बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर। ये चीज पर समझ में आ रही है ना कि जब दोनों सही कह रहे हैं और आपस में रिलेटेड है, आपस में इससे दोनों बातें सेम बातें ही कह रहे हैं दोनों पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं लेकिन आपस में अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। Eleventh assertion, Rent Control Act provides accommodation to the needy people, therefore the act should be honestly implemented. This is an example of normative economics. Normative का मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है सर? जब रेंट पर कोई जगह ली जाती है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस वगैरह हैं। जैसे पहले के टाइम में जब रेंट पे लिया जाता तो वो एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता था, वैसे केस में अगर किसी जगह पर अगर हम कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो ओनर हमें अपनी मर्जी से जब चाहे नहीं निकाल सकता, भले जगह खुद की लैंडलॉर्ड की है, लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से टेनेंट को घर से नहीं निकाल सकता। टेनेंट अगर काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और उसके जो है मतलब फैमिली डिपेंडेंट है उस पर और उसकी इनकम खत्म हो जाएगी और उसको निकाल दिया लैंडलॉर्ड ने, तो बेसिकली हार्डशिप दोनों पर ही है। वैसे तो पहले हार्डशिप ज़्यादा हो रही थी टेनेंट पर, ये ओनर क्या होता था कि दुकान चल गई बिजनेसमैन की तो ओनर ने बोला भाई रेंट डबल कल से, वरना आना मजबूरन रेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है, वरना बंद करके दुकान तो खाएगा क्या, आसपास के बाद दुकान नहीं मिल रही, शॉप नहीं मिल रही, कस्टमर नहीं के बने हुए हैं, तो ऐसा करता था। अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट रूल बना दिया कि अपने मर्जी से निकाल सकते हैं। आप क्यों निकाल रहे हो इसको, आपको तो इसको ये प्रूव करना पड़ता है, लैंडलॉर्ड को ये प्रूव करना होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और उनको शॉप करनी है यहाँ पर, इनको हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ये हमारे बच्चे यहाँ पे
अपने दुकान पे काम कर सकें और कुछ अर्न कर सकें। इम्प्रूव करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है कोर्ट में, तो जाके खाली करवा सकते हैं, वरना खाली नहीं करवा सकते। सो रेंट में भी फर्क नहीं पड़ेगा जैसे पहले, जी। जैसे आपने कहा पहले जो थे निकल नहीं थे किराएदार, सो दोस्तों रेंट नहीं देते तो फिर रेंट के मतलब क्या कर लेगा टेनेंट? रेंट रेंट भी मतलब टेनेंट क्या कर लेगा पहले फिर? टेनेंट क्या करे, लैंडलॉर्ड क्या कर लेगा? हाँ लैंडलॉर्ड क्या कर लेगा? ये लैंडलॉर्ड इस बात पे कोर्ट में डालेगा ना कि यार तुम रेंट भी नहीं दे रहा, तो जगह खाली भी नहीं कर रहा, हमें खाली करवानी है। सब वो कहेगा कि बस तो प्रूफ साफ, मेरे पास तो प्रूफ है, मैं तो देता हूँ, तो ये क्या कहेगा बोलता है? बताओ क्या बोलता है? कैश दिया है, अब कैश दिया होगा ये बोल रहा था, तो प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, प्रूफ क्या हुआ कैश का? कैश तो प्रूफ होता है। जैसे अगर मैंने किसी को पैसे दिए, मैंने कुछ एग्रीमेंट लिखा नहीं, मैंने ये कह रहा है कि मैं तेरे को उठा दूंगा, क्या प्रूफ है? उससे आपने ये देना चाहिए ना कैश बिना रिसीट के। रेंट की रिसीट होती है, टेनेंट को बोला जाएगा जब आपने रेंट दिया तो रिसीट क्यों नहीं दी, क्या प्रूफ आपने रेंट दिया, नहीं मान रहे रेंट दिया, प्रूफ करना पड़ेगा ना। ऐसे केस में बल्कि ये होता है कि लैंडलॉर्ड रेंट लेता नहीं जानबूझ करके, कि मैं रेंट ले नहीं रहा, 5-6 महीने हो जाएंगे रेंट लूंगा ही नहीं, तो कोर्ट में केस करूंगा, रेंट दिए नहीं मेरे को। ऐसे केस में गवर्नमेंट ने इसको भी तोड़ निकाला हुआ है। गवर्नमेंट कहती है कि आपका लैंडलॉर्ड रेंट लेने से मना करता है तो आप कोर्ट में जमा कराओ, कोर्ट में लिखवा दो इसके नाम से ये प्रॉपर्टी है और मैं टेनेंट हूँ और मैं रेंट जमा कर रहा हूँ, बोल ही नहीं रहा, आप जमा करते रहो कोर्ट के अंदर, कोर्ट के पास वो सेफ रहेगा पैसा। अब लैंडलॉर्ड ये पॉइंट नहीं कर सकता कि मुझे रेंट नहीं दे रहा है, समझ आ रही बात? तो जब टेनेंट रेंट देगा तो ऑब्वियसली वो रिटर्न में रिसीट वगैरह लेगा अप्रूव करने के लिए, ताकि वो क्लेम ना करे कि मुझे रेंट नहीं दिया, ये फिर अकाउंट ट्रांसफर करेगा सीधा सीधा, प्रूफ है। तो सर अगर जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को मना कह रो छोड़ सकता है बैंक ट्रांसफर करने से पैसे? बैंक अकाउंट नंबर क्या पता है ना? तो वो हर बार चेंज थोड़ा ना होता है क्या चीज़? अकाउंट नंबर। वो तो लैंडलॉर्ड पर है, वो लैंडलॉर्ड पर है। जो मान लो लैंडलॉर्ड को मैं अकाउंट पर ट्रांसफर करता रहता हूँ, वो कहता है मैं रेंट लूंगा नहीं, से उसने अकाउंट क्लोज करवा दिया होगा, दूसरा अकाउंट खोल लिया। अच्छा जी, तो ऑप्शन हाँ सेशन पढ़ा था वापस से हम। रेंट कंट्रोल एक्ट प्रोवाइड्स अकोमोडेशन टू द नीडी पीपल, जरूरतमंद को जगह प्रोवाइड कराता है रेंट कंट्रोल एक्ट। देयरफॉर द एक्ट शुड बी ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेड, ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिस एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव टर्म्स। तो देखिए जो ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो जो शुड वाली बात आ गई वो तो नॉर्मेटिव हो गई, लेकिन जो स्टार्टिंग में बात है कि नीडी पीपल को परमिशन देता है, ये पॉजिटिव वाली बात, तो मिक्स हो गई है, तो सिर्फ नॉर्मेटिव नहीं है, ये मिक्स हो गई। तो असर्शन फॉल्स हो गई, असर्शन फॉल्स है अगर, तो डी ऑप्शन है आंसर, पंडित होते हैं। आप लोगों को ढूंढने की केस स्टडी का आंसर चालू हो जाएगी। पर आप पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे आपको, ट्राई कीजिए खुद से।